हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं द पंडित्स के लाइव मॉक के 19 नंबर वाले का मैथमेटिक्स सेक्शन का सॉल्यूशन। जो अभी 12-13 को हुआ है उसी का अपन सॉल्यूशन देखेंगे। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं भाई। एक चीज डिस्क्लेमर है भाई सबसे पहले कि हर एक क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर नहीं आपने पेपर अटेम्प्ट किया है तो एक बार प्लीज हर एक क्वेश्चन के ऊपर रोकना, या फिर मैंने पीडीएफ अपलोड करी है वहां से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और फिर सोल्यूशन को देखना, बहुत मजा आएगा। हर एक क्वेश्चन के अंदर अपन कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे, या फिर ऐसी कोई एक चीज़ ज़रूर जानेंगे कि वो कैसे अपना टाइम सेव कर सके, ठीक है? तो बड़ा मज़ा आने वाला है, देखिएगा भाई। स्टार्ट करते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन से। और पहला ही नंबर का क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। स्टार मार्क जिस क्वेश्चन पे कर रहा हूँ, मतलब नोटेड होना चाहिए और सेव्ड होना चाहिए। एग्ज़ाम के टाइम पे इन्हीं क्वेश्चंस को अपन प्रैक्टिस करके जाएँगे, ठीक है भाई? इसने क्या बोला है, देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं और दोनों ही ऐसा है कि ये भी ईज़ी है, ये भी ईज़ी है, या फिर ये भी टाइम टेकिंग है, ये भी। दोनों एक बराबर से हैं, बस तरीका थोड़ा-सा लिखने का अलग है। देखिएगा, मेघा की एज 2 साल पहले, भई मैं मेघा को एम मान लेता हूँ, तो मेघा की एज 2 साल पहले कितनी थी? 13 साल कम थी। जितना वर्ड बोल रहा है मैं उतना पढ़ूँगा और उतना लिखूँगा। 13 साल ज़्यादा थी। तो 13 साल ज़्यादा थी, किसी चीज़ से ज़्यादा होगी वो पढ़ते हैं। किससे? 1/3 एज ऑफ द मिहिर। तो भई मिहिर की एज के 1/3 से। लेकिन आगे एक लाइन और बोल दी इसने, एक वर्ड और बोल दिया कि 3 साल बाद में प्रेज़ेंट से, यानी मिहिर को एमआई बोल देते हैं। तो मिहिर की 3 साल बाद की जो एज है उसके 1/3 से 13 ज़्यादा है। क्या? मेघा की 2 साल पहले की एज। भई जितना बोला उतना मैंने लिखा, है ना? ठीक है। ये बेसिक मेथड चलेगा, इधर फिर स्पेस रखे लेंगे जिसमें मैं दूसरा बता दूँगा। तो भाई एक ही क्वेश्चन मिल गई, आगे बढ़ते हैं। फिर इसने क्या बोला कि सम ऑफ एज ऑफ मेघा और कियारा 4 साल है। मेघा और कियारा की एज का, अच्छा 4 साल बाद में जो सम है वो 92 है। भई दोनों में 4-4 ऐड होगा तो टोटल इनकी एज में 8 ऐड हो जाएगा। ये कितना है? 92 के बराबर है। यानी यहाँ से मेघा और कियारा की एज निकालूँगा तो 92 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। आगे इसने एक लाइन और बोली है कि कियारा जो है वो 4 साल बड़ी है मिहिर से। यानी कियारा जो है वो 4 साल बड़ी है, मिहिर को मैं एमआई लिख रहा हूँ, मेघा को सिर्फ अपन एम लिख रहे हैं, ठीक है भाई। सारी क्वेश्चंस लिख ली हैं। इसने क्या पूछा है? व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मेघा। मेघा की एज पूछ रहा है। मैं हर एक इक्वेशन को मेघा के टर्म्स में लाने की कोशिश करूंगा, अपन सॉल्व करेंगे, इजीली अपना आंसर आ जाएगा। देखो भाई यहां से कियारा को मैं एमआई के टर्म्स में दे रखा है, कियारा को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो ये इक्वेशन मेघा और मिहिर के टर्म्स में आ जाएगी। फिर यहाँ पे मिहिर की वैल्यू रख देंगे, मेघा निकल के आ जाएगा, बड़ा इजी है। तो देखो भाई मैं ये वैल्यू इस इक्वेशन में रख रहा हूँ, तो क्या आएगा? मेघा प्लस कियारा की जगह क्या आ जाएगा? 4 प्लस मिहिर इज इक्वल टू 84। थोड़ा सा भाई मेरा सॉल्यूशन हमेशा टाइम टेकिंग रहता है, क्योंकि मैं हर एक चीज को डीप डाउन जाके एकदम समझाता हूँ, ताकि हर एक बच्चा समझ सके, रिपीटर भी और फ्रेशर भी। तो आप ये मत सोचिया करें कि जल्दी करवाओ या फिर टाइम बहुत ले रहे हो। भाई सीखने को भी तो इतना ही ज्यादा मिल रहा है, और अगर किसी को जल्दी देखना है तो भाई सॉल्यूशन की पीडीएफ है, उससे जाके देख लो, ठीक है। तो ऐसी कोई अपन के मन में ऐसा कोई नहीं रखना है, सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ से मेघा प्लस मिहिर की जो एज है वो कितनी आ गई? 84 माइनस 4 80 आ गई। ये ऐसे अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, तो देखो क्या आ जाएगा? मेघा माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3। मिहिर की एज कितनी हो जाएगी? 80 माइनस एम हो जाएगी। यहाँ से निकाला मैंने, 80 माइनस एम रखा, प्लस 3 आएगा और प्लस 13 आ जाएगा। 3 से या तो पूरी क्वेश्चन को गुणा कर दो या फिर बाद में सोल्व कर लेते हो, उससे ज्यादा बेटर है कि पहले गुणा कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा 3m माइनस 6। यहाँ से 3 कट जाएगा तो ये चीज ऐसे की ऐसे आ जाएगी 83 माइनस एम, और 13 के साथ 3 गुणा हो जाएगा तो 39 आ जाएगा। अब देखो भाई क्या होगा, m इधर जाएगा तो ये 4m बनेगा। ये 6 को अपन इधर ले आएंगे, 83 और 39 को मैं ऐड करता हूं तो कितना बनता है? ये बन गया 12 और 122 बन गया। इसमें 6 आके जुड़ेगा तो 4m की वैल्यू 128 आ गई, और m की वैल्यू डायरेक्टली कितनी? 32 आ गई। मेरे को मेगा की एज पूछी थी, 32 में टिक कर दूंगा। एकदम इजी मेथड था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बोलेंगे, मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब इसी टाइम को कम करने के लिए इतनी बड़ी इक्वेशंस ना बनाने पड़े, उसी के लिए ये वाला मेथड है। मेथड कुछ नहीं है, सेम चीजें यही है, तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा लिखने का। भाई मैं ऐसे लिख लेता हूं कि यहाँ पे मेगा है, ये मिहिर है, और यहाँ पे कौन है अपना तीसरा बंदा? कियारा। ठीक है भाई, इनकी यहाँ पे प्रेजेंटेज लिख लेते हैं। थोड़ा सा देखिएगा, तरीके के ऊपर फोकस करिएगा। और अब भाई ध्यान देते हैं, जितना इसने बोला है उस पर लिखते हैं अपन। इसने क्या बोला? इसने बोला कि मेगा की एज 2 साल पहले कुछ कुछ थी, मतलब जो 13 ईयर वो ज्यादा कुछ भी है। मैं एक चीज कर लेता हूं कि भाई देखो 1/3 ऑफ द एज ऑफ मिहिर दे रखा है।
अपन मिहिर की एज को 3x मान लेते हैं, क्योंकि आगे जाके अपन को 1/3 करना पड़ेगा। तो भाई मैं पहले से ही 3x ऐसी वैल्यू मान लेता हूँ जो कटने में आसान हो जाएगी। मैंने मिहिर की एज को, आज की एज को, प्रेजेंट को 3x मान लिया। अब ये बोल रहा है कि मिहिर की एज आफ्टर 3 ईयर, तो मिहिर की एज 3 साल बाद में कितनी हो जाएगी? 3x + 3। इसका 1/3, इसका 1/3 अगर मैं करता हूं तो किसकी एज निकल के आती है? मेगा की। इसका मैंने 1/3 किया तो मेगा की एज निकल के आई, लेकिन 2 साल पहले की निकल के आई, तो मैं 2 साल पीछे चला गया। ये एज कितनी आई भाई? इसका 1/3 कर दिया मैंने, तो x + 1 आ गया। लेकिन इसने क्या बोला? इससे 13 ज्यादा है, तो भाई x + 1 में मैं 13 ऐड करूंगा, तो मैं इसको मिटा के डायरेक्टली x + 14 लिख देता हूं यहाँ पे। आसान हो जाएगा भाई, बहुत ईजी लगेगा, ध्यान दीजिएगा। एक बार मुश्किल लग सकता है, समझ में आ गया, बहुत ईजी लगेगा। अब भाई देखो, अगर मेरे को, अब मैं सबकी प्रेजेंट एज लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन में आसानी होगी। भाई मेगा की एज 2 साल पहले ये थी, 2 साल बाद में एज इसमें 2 जुड़ जाएगा, x + 16 आ जाएगी। मेरे पास मेगा की प्रेजेंट एज है, मिहिर की प्रेजेंट एज है, मैं कियारा की प्रेजेंट एज निकालने की कोशिश करता हूँ। इसने क्या बोला? देखो एक लाइन बोली इसने कि सम ऑफ एज ऑफ मेगा एंड कियारा इज आफ्टर 4 ईयर। ये तो अपन बाद में काम में लेंगे। ये देखो, कियारा इज 4 ईयर ओल्डर देन मिहिर। कियारा जो है वो 4 साल बड़ी है मिहिर से, यानी 3x + 4 है कियारा की एज। भाई मेरे पास में सबकी प्रेजेंट एज आ गई। इसने देखो क्या बोला है, सम ऑफ एज ऑफ मेगा एंड कियारा 4 साल बाद में 92 ईयर होगी। अगर मैं दोनों में से 4-4 घटा के दोनों की प्रेजेंट एज निकाल लेता हूं तो कितनी आएगी? मैंने देखा मेघा की और कियारा की प्रेजेंट एज कितनी आ गई? 92 में से 4 और 4 8 घटा दिया मैंने, तो कितनी आ गई? 84 आ गई। अब देखो मेघा की और कियारा की मेरे लिए प्रेजेंट एज कितनी है, इन दोनों को जोड़ के लिख दो। ये कितना आ जाएगा? 4x + 20 बराबर 84 हो जाएगा। यहाँ से 4x निकालेंगे तो 64 आएगा, x की वैल्यू 16 आ जाएगी। इसने मेरे से क्या पूछा है? व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मेगा। मेगा की प्रेजेंट एज कितनी है भाई? x + 16, x की वैल्यू 16 है, 16 + 16 करेंगे, 16 + 16 करेंगे 32, अपना आंसर आ जाएगा। आंसर तो पक्का है कि 32 ही आना था। तरीका बस अपन ने 2 सीख लिया। एक तो ये मेथड जनरल हो गया, एक ही तरीका हो गया। पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, 1-2 क्वेश्चन आगे और भी आएंगे भाई आज के पेपर में टाइम टेकिंग, इग्नोर करिएगा उस चीज को, सीखने को जो मिल रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। आ जाते हैं सेकंड नंबर पे। बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई, और मैं कभी भी क्वेश्चन को पढ़ के समझाने में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जहां नीड होगी वहां बताऊंगा। तो डायरेक्टली अपन सॉल्यूशन पे बढ़ जाएंगे। इसमें भाई क्या बोला है कि 60 वर्कर हैं, 80 बैग बना सकते हैं। मेरे को डायरेक्टली दिख गया, मैन की डे की बात कर रहा है, मैं एमडीएच लगा दूंगा। एमडीएच क्या होता है भाई? मैन डे आवर, और बटे इसमें हमेशा वर्क आता है, बस इतना ध्यान रखना है अपन को। 60 वर्कर हैं यानी 60 मैन है, 80 बैग बना रहे हैं, 80 काम हो गया मेरा, काम तो नीचे आता है। 15 दिन में काम कर रहे हैं, 15 दिन आ गया। अब बराबर में फिर से एमडीएच कि भाई 24 वर्कर हैं, 30 दिन में कितना काम कर देंगे, यही पूछ रहा है कि कितने बैग बना देंगे। एक्स मान लिया उस चीज को, यहां से इसको सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा एक स्टेप में, आंसर आ जाएगा एक लाइन में। देखो भाई कैसे करेंगे, 15 से 30 कट गया 2 बार, 2 से 60 कट गया 30 बार, 0 से 0 कट गया, 3 से 24 कट गया 8 बार, एक्स निकालूंगा 8 × 8 64 आ जाएगा, यानी कि 64 बैग बना देंगे ये वाले वर्कर्स। बड़ा इजी था। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं, जहां पे टाइम लगाने की नीड नहीं है वहां अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें देखो क्या बोला है, एबीसी ने इन्वेस्ट किया है ये पैसा। अच्छा एक चीज इसमें छोटी सी बात बतानी थी, ये 24,000, ये 32,000 और ये 18,000 ही आएगा। इंग्लिश में ये 1,80,000 दे रखा था, इसको भाई एडिट कर लेना, ठीक है। अब अपन सॉल्यूशन को देख लेते हैं। तो देखो ए का, बी का और सी का पैसा लिख लेते हैं। इसने 24,000 लगाए, इसने 32,000 लगाए। इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है भाई। देखो एक ट्रिक बताऊंगा, लेकिन पहले तरीका समझ लेना चाहिए, ठीक है। हर जगह ट्रिक याद नहीं आती, काम नहीं आती है भाई। ए और बी एक्टिव पर्सन हैं, इन्होंने 15 और 12% पहले निकाल लिया। अब जो प्रॉफिट बचा वो इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांट लिया। इन्होंने सी का प्रॉफिट दे रखा है, तो ये टोटल प्रॉफिट पूछ रहे हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, पता है कैसे करेंगे, देखिएगा भाई। मैं पहले इनको रेशियो निकाल लेता हूं, 2 से काटेंगे, 12, 16 और 9। अब मेरे को एक बात बताओ, पहले ट्रिक देख लो, खुशी मिल जाएगी आपको कि भाई 12, 16 और 9 को मैंने जोड़ा, ये 28 और 9 37 आया। आंसर ऐसा आएगा जो पक्का 37 से डिवाइड होगा। एक ही ऑप्शन था, अपन टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये नहीं कर सकते क्योंकि नन दे रखा है ना, तो थोड़ा सी हिचकिचाहट होती है कि भाई क्या पता सही हो नहीं हो। अपन ये नहीं करेंगे, तरीका समझ लो भाई। क्या है देखो, ए और बी ने 15% और 12% अपना पहले ही निकाल लिया। मेरे को एक बात बताओ, टोटल प्रॉफिट को मैं एक्स मान लेता हूं, एक इक्वेशन बनाऊंगा उसी से आंसर आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट मैंने एक्स मान लिया, इस एक्स का 15 और 12 कितना होता है? 27% ए और बी ने पहले ही निकाल लिया, तो इस एक्स का अब 73% बच गया है। इस 73% का अब ये टोटल प्रॉफिट बचा है इनके पास में, जो ये अपने इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांटेंगे। तो भाई
टोटल इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है इनका, 37 है, यानी ये वैल्यू किसकी है, 37 की है। मेरे को चाहिए किसकी, मेरे को सी का लाभ चाहिए, सी का लाभ 9 है, मैंने सी का लाभ निकाल लिया, ठीक है, जो भी उन्होंने लिया था उसके बाद में, और ये मेरे को दे कितना रखा है 65700। 73 को 9 से गुणा करते हैं तो 657 ही आता है, कट जाएगा। एक्स की वैल्यू निकालेंगे 37, आगे 2 और 2 4 जीरो आएंगी, एग्जैक्टली यही आंसर आ जाएगा अपना। अब सेटिस्फेक्शन मिल गया कि यही सही आंसर है, पर पहले नहीं कर सकते थे क्योंकि नन था वहां पे। बाकी इजी था, कोई मुश्किल नहीं लगा। अगले पे आ जाते हैं। सुमन है, वो एक प्लेस से जाती है एक्स और वाई के पास में, रेखा वाई से एक्स में जाती है। भाई इस क्वेश्चन का डायरेक्ट एक मेथड है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया जब भी मैंने डिटेल में समझाया था, डिटेल में आज नहीं देखेंगे, बस एक फॉर्मूला अपन को पता है, S1/S2 बराबर होता है रूट ऑफ T2/T1। बस इधर 1/2 इधर 2/1 हो जाता है और रूट लग जाता है, छोटा सा फॉर्मूला है, ध्यान रखना कि भाई जब भी एक बंदा इधर से आ रहा है, एक बंदा इधर से आ रहा है, बीच में ये मिलते हैं और फिर वापस ये डेस्टिनेशन पे जाते हैं। बड़ा इजी मेथड है, यही लगेगा। तो भाई बस इसमें यूनिट्स का ध्यान रखना है। भाई 3 घंटे 12 मिनट है, इसको अगर मैं बदलूंगा 12 मिनट का मतलब होता है 1/5, यानी ये कितना आ जाएगा 16/5 घंटे आ जाएंगे, हाँ या ना। 1/48 को बदलेंगे, ये कितना आएगा, एक सही 4/5, यानी 9/5 घंटे आ जाएगा। अभी सही से लिख लेंगे, दिख जाएगा। अब देखो इसने क्या बोला, स्पीड ऑफ रेखा। मैं रेखा को फर्स्ट पर्सन मान लेता हूं और सुमन को सेकंड पर्सन मान लेते हैं। तो भाई रेखा की स्पीड 9 आ गई, सुमन के लिए S2 लिख दिया। अब ऊपर सुमन का टाइम आएगा, देखो भाई सुमन का टाइम पहले है तो 16/5 आएगा। मैं बटे 5 लिखूंगा ही नहीं, मेरे को पता है कि 9/5 से वो 5 कट जाएगा, डायरेक्टली 16/9 लिख दिया मैंने। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब भाई इसका मैं रूट ले लूंगा, 9/S2 बराबर 4/3 आएगा। यहां से S2 निकालेंगे, 27/4 आ जाएगा। 27/4 को सोल्व करेंगे, 6 से ही 3/4। बड़ा इजी था, कहीं कोई दिक्कत नहीं लगी, आराम से अपन ने स्पीड निकाल ली सुमन की। ठीक है भाई, 5 नंबर पे आ जाओ। एक नंबर n को d से डिवाइड किया जाता है तो 14। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मार्क करके रख लीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा, भी फोकस करके सुनना पड़ेगा। इसमें क्या बोला है कि एक नंबर n है, उसको d से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 14 बचता है, रिमाइंडर बच रहा है 14, ठीक है। अब इसने बोला कि अगर 3n को d से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना बचता है, 8। भाई अगर मैं नंबर को 3 से गुणा करता हूं तो मेरा रिमाइंडर भी 3 से गुणा हो जाता है, यानी मेरे लिए रिमाइंडर 42 बच रहा है। ये बोल रहा है रिमाइंडर 8 बचेगा। तो भाई 42 में से मैंने 8 घटाया तो 34 आ गया, यानी कि जो डी की वैल्यू बन गई ना अपने लिए वो 34 बन गई। लेकिन 34 नहीं होगी, या तो 34 या 34 का कोई फैक्टर होगा। 34 के फैक्टर लिख लो भाई, 1 2 17 और 34, इसके अलावा इसके कोई फैक्टर नहीं होते। अब देखो भाई डी क्या हो सकता है, 8 से छोटा तो होगा नहीं, रिमाइंडर से छोटा नंबर कैसे हो सकता है भाई। तो 1 और 2 तो नहीं लेंगे अपन, लेंगे क्या क्या, 17 और 34 लेंगे। ठीक है भाई, 17 और 34 मिल गए अपन को। अब मेरे को एक बात बताओ, इसने क्या पूछा है क्वेश्चन में कि फाइंड द रिमाइंडर जब 4n को d से डिवाइड किया जाए। भाई d मिल गए मेरे को। 4n की वैल्यू क्या आएगी, 14 इंटू 4, फिर दोबारा से 14 इंटू 4। एक बार तो डिवाइड करना है 17 से, एक बार डिवाइड करना है 34 से। डिवाइड करना भी बड़ा ईजी है, 17 से 14 में रिमाइंडर बचेगा -3, -3 को 4 से गुणा करेंगे -12, -12 मतलब 17 में से 12 घटा के रिमाइंडर डायरेक्टली 5 लिख दो। किसी को अगर समझ में नहीं आया तो 14 को 4 से गुणा करो, 56 आएगा। 56 में 17 का भाग दे दो, 17 दिए 51 होता है, रिमाइंडर 5 ही बचेगा, कैसे ही निकाल लो। यहाँ देखो भाई 14 को 4 से गुणा करेंगे 56, 56 में 34 का भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 22 आएगा। यानी रिमाइंडर 5 और 22 नहीं, 5 और 22 दोनों पॉसिबल हैं। तो 5 और 22 अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। भाई जिसको समझ में नहीं है एक बार पीछे जाके दोबारा सुनिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इतना टाइम लगा है, सीरियसली बढ़िया क्वेश्चन है। 6 नंबर पे आ जाओ। फालतू क्वेश्चन है, एचसीएफ निकालना है। एक बात बताओ, 24 12 और 18 का एचसीएफ तो डायरेक्टली पता है कि 6 होता है। ए की पावर 5 है, ए की पावर 4 है और इधर ए की पावर 3 है। ऐसी कौन सी पावर है ए की जो तीनों में आ रही है, ए का क्यूब है जो तीनों जगह आ रहा है, यहां भी यहां भी यहां भी। अब देखो बी की पावर्स यहां है, यहां तो है ही नहीं, मतलब बी का तो रोल ही नहीं बचा, सी का रोल भी नहीं बचा क्योंकि सी इसमें नहीं आ रहा। यानी जो मेरा एचसीएफ है वो डायरेक्टली ये हो जाएगा, बिना पेन चलाए बिना सोल्व कर सकते थे। 7 नंबर पे आ जाते हैं। इसमें क्या बोला है कि एक पर्सन है, वो इतने रुपए बोरो करता है, 10% पर एनम की उसकी रेट है, 3 साल के लिए लिया है और कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। ठीक है भाई, ध्यान देंगे। और 2 साल के एंड में उसने इतने रुपए चुका दिए। इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है कि भाई उसने ये रुपए लिए इस रेट से 3 साल के लिए लिए थे, लेकिन उसने 2 साल बाद में इतने रुपए चुका दिए, यानी कि अब थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखेंगे भाई आगे क्या करेंगे। 3 साल के बाद में वो x रुपए चुकाता है अपना डेट क्लियर करने के लिए, तो x की वैल्यू क्या है। बेहद इजी क्वेश्चन है भाई, पता है कैसे करेंगे। देखो एक ही क्वेश्चन बनाऊंगा, उसी से आंसर निकल के आ जाएगा।
भाई 15,400 रुपए थे, 10% के रेट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, 1/10 होता है। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 10 से 1 यानी 11/10 आ जाएगा। तो भाई पहले साल के लिए 11/10, अगले साल के लिए भी 11/10, लेकिन ये सिर्फ 2 ही साल तक दिया है उसने ब्याज। अब उसने क्या किया कि उसने 6,634 रुपए चुका दिए। तो भाई अब इन रुपए पे ब्याज नहीं लगेगा, इतने चुका दिए इन पे, अब ब्याज जो ये रुपए बच गए इन्हीं पे लगेगा तीसरे साल में। लेकिन रेट तो अपनी वही है, तो 11/10 ही आ जाएगा और ये मेरी वैल्यू आ गई एक्स की। यही अपन को सॉल्व करना था, इजीली कैलकुलेशन कर लेंगे। बस ध्यान क्या रखना है कि भैया आप कैलकुलेशन भी इस हिसाब से करो, वरना ये इक्वेशन तो हर कोई बना लेगा, कैलकुलेशन में रह जाएगा, 2-3 मिनट ले लेगा तो फालतू गलत बात हो जाएगी ना वो तो। ठीक है भाई, 00 से 00 कट गए। अब 154 को 11 और 11 से बारी बारी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ईजी होता है, फिर ये घटा लेंगे, आसानी से आ जाएगा। 154 को 11 से गुणा किया अपन ने, तो 1 इधर आ गया, 4 इधर आ गया, ये 9 और ये 6। अब 11 से फिर गुणा कर लेंगे, -6634 कर लेंगे और इनटू में 11/10 बराबर x आ जाएगा। इतना नहीं लिखना भाई एग्जाम में, आप एक ही स्टेप में सॉल्व कर रहे होगे, मैं बस समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ। भाई फिर क्या होगा, 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 9 और 4 13, एक कैरी लगेगी, 9 और 6 15 और 1 16, 6, फिर एक कैरी लगेगी, 6 और 1 7 और 1 8, 18,634 आ गया, -6 ये आ गया। ठीक है, इंटू 11/10 करना है, इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12000, 12,000 इंटू 11/10 आ गया। क्लियर कट दिख रहा है कि 2 जीरो आएंगी, 12 इंटू 11 132 होता है, तो 13200 अपना आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 13200, ये एक्स आ गया। बहुत ईजी लगा, बस ध्यान क्या रखना था इस क्वेश्चन में कि इक्वेशन एक तो ध्यान से बनानी है, इस पे ब्याज नहीं लगेगा, और ये कैलकुलेशन को थोड़ा सा ऐसे करना है कि जल्दी हो जाए। कभी अगले पे आ जाते हैं। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को करने के भी 2 तरीके बताता हूँ, दोनों ध्यान दीजिएगा, बड़े ईजी हैं। 60 लीटर का एक मिक्सचर था, पहले बेसिक से देख लीजिएगा। 60 लीटर का एक मिक्सचर है, इसमें मिल्क और वाटर है, तो मिल्क इधर लिख रहे हैं, वाटर इधर लिख रहे हैं। वाटर कंटेंट 40% है, भाई 60 का 40% यानी 24 पानी है, या फिर इसको पहले ऐसे कर लो, 24 मत करो, ऐसे करो इसको कि भाई 40% अगर पानी है मतलब 60% मिल्क है, यानी रेशियो आ गया 6:4। ठीक है भाई, अब ये बोल रहा है कि कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए कि जो वाटर कंटेंट है वो 60% हो जाए। अब इसने नई कंडीशन दे दी कि पानी 60 तो दूध 40, रेशियो आ गया 4:6। और काटना चाहो तो काट सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, लेकिन रेशियो के अंदर एक बात बताओ मेरे को, इसने पानी ऐड किया है, दूध मेरे को सेम रखना है। भाई यहाँ दूध 6 है, यहाँ 4 है, बराबर बनाओ इसको। व्हाइट कलर से जो लिख रहा हूँ वो नई वैल्यूज हैं। 12 बना लेते हैं, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, 12 बना लेते हैं। 12 बनाने के लिए दुगुना किया, इसका भी दुगुना कर दो। 12 बनाने के लिए 3 गुना किया, तो इसका भी 3 गुना कर दो। भाई 8 से 18 यानी अपन ने 10 ऐड किया है अपने रेशियो में। ठीक है, उसकी वैल्यू निकालनी है अपन को उस 10 की। एक बात बताओ, इसने क्या बोला, 60 लीटर मिक्सचर था, वैल्यू बटा किसकी होना चाहिए, जिसकी लगा रहा हूं। 60 वैल्यू किसकी है, 12 और 8 20 लीटर मिक्सचर की, क्योंकि पहले तो यही था। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि कितना इसमें पानी ऐड किया है, पानी कितना ऐड किया था, 10 ऐड किया था, 10 की वैल्यू निकालनी है। ये 2 बार कट गया, ये 30 बार कट गया, 30 मेरा आंसर आ गया। दूसरा तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा भाई, मेरे को एक बात बताओ, एलिगेशन लगाएंगे दूसरे तरीके में कि पहले 40% पानी था और जो टोटल मेरा सॉल्यूशन था वो अपने आप में 100% था। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। ठीक है, अब भाई मेरे को इसको क्या करना है, 60% बनाना है। ठीक है, तो इधर से मैंने घटाया 20 आया, इधर से मैंने घटाया 40 आया, रेशियो क्या आ गया, 2:1 आ गया। भाई मेरे को इसकी वैल्यू तो कितनी दे रखी है, 60 लीटर यानी 30 गुना है, एक का 30 गुना करूंगा यानी 30 लीटर मेरे को पानी ऐड करना है, फिर आंसर मेरा 30 आ गया। वैल्यूज बड़ी इजी होती हैं कैलकुलेट करना, हर एक मेथड बस आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पढ़ते ही आपके मेथड दिमाग में स्ट्राइक कर रहे हैं ना, तो आप आराम से उस क्वेश्चन को कर जाओगे। बेशक आप थोड़ा सा टाइम ले लोगे, वो आप कैलकुलेशन में बचा लोगे, पर मैं क्वेश्चन पढ़ा और सॉल्यूशन आपके दिमाग में टक से करके हिट कर गया, वही मजा है बस। ठीक है भाई, 9 नंबर पे आ जाते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग रहा है आज, पर कोई दिक्कत नहीं है, उतना सीख के भी जाएंगे। भाई इस क्वेश्चन में क्या बोला है, डी एक मिड पॉइंट है, ए बी की वैल्यू 10 दे रखी है, ये वैल्यूज लिख लेते हैं अपन। ए बी की वैल्यू इसने दे रखी है 10, ए सी की वैल्यू है 8, डी सी की वैल्यू है 5 और ए डी की वैल्यू पूछ रहा है। भाई अपोलोनियस थ्योरम लगानी है, बहुत आसान है, ये तो इजीली हो जाएगा। अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलती है कि एक बार मैं लिख देता हूँ भाई, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ किसका आ जाएगा, ए डी का स्क्वायर प्लस या तो डी सी का लिख दो या बी डी का, अपन को डी सी दे रखा है तो मैं डी सी का स्क्वायर लिख देता हूँ। अब भाई वैल्यूज दे रखी हैं वो रख देते हैं, 10 का स्क्वायर 100, ए सी यानी 8 का स्क्वायर 64 इंटू 2, ए डी का स्क्वायर मेरे से पूछा है, डीसी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25। भाई ये 100 164 बन गया, 164 में 2 का भाग लगेगा तो 82 आ जाएगा।
AD का स्क्वायर और प्लस 25। 25 इसमें से घटा दो, 12 में से 5 जाएगा, 7 आएगा, 57 आ जाएगा। और मेरे को तो AD निकालना है, तो रूट 57 मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा इजी था। 10 नंबर पे आ जाते हैं। रिमाइंडर पूछ रहा है, इसको डिवाइड करेंगे 13 से तो क्या आएगा। भाई इसको मल्टीप्लाई नहीं करना होता है कभी भी, ठीक है। वेन द प्रोडक्ट, तो इसका पहले प्रोडक्ट अगर दे रखा है ना, तो कई बच्चे क्या करते हैं, प्रोडक्ट करने लग जाते हैं और फिर 13 से भाग करते हैं। ऐसा नहीं करना है। इनको पर्टिकुलरली भी आप डिवाइड करोगे ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। 13 को भाई मैंने 33 से डिवाइड किया, 13 दूनी 26 आया। आपको जो है डिवाइड कितनी बार हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ रिमाइंडर लिखते जाओ। तो 13 दूनी 26 गया, फिर 7 बचा तो 75 आया। 75 के लिए कितनी बार जाएगा, 13 पंजे 65, यानी 10 बचेगा। तो या तो 10 लिख दो, चलो वो 10 ही लिख देते हैं, कोई बात नहीं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे कि 13 छिक्की कर सकते थे 78, तो रिमाइंडर -3 बच जाता। भाई -3 भी 10 के बराबर ही होता है, बात एक ही है। अब ये अपन 10 लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। अब देखो इसमें 13 चौके 52, 52 के बाद में 88 आएगा, तो 88 के लिए क्या आ जाएगा, 13 सत्ते 91 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 13 छिक्की 78, 78 से फिर 10 बच जाएगा रिमाइंडर, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या आएगा, 13 छक्के 78 होता है, तो 7 बचेगा 73, और 13 पंजे 65 होता है, तो 8 रिमाइंडर यहाँ बच जाएगा। अब भाई क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 8 800 आ जाएगा। अब 800 में भाग देके रिमाइंडर अपन फिर इजिली निकाल सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 13 छक्के 78 आएगा, 20 बचेगा, 20 के अंदर 13 कम 13 यानी रिमाइंडर बच जाएगा 7। 7 मेरे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बड़ा इजीली था भाई, बिना पेन चलाए बिना भी सोल्व कर सकते थे चाहे तो, क्योंकि यहाँ वाले डायरेक्टली रिमाइंडर निकाल लेते, 800 आ जाता, 800 में 13 का भाग दे लेते अपन, कोई दिक्कत नहीं है। 11 नंबर पे आ जाओ। एक सर्टेन अमाउंट है वो डबल कर लेता है अपने आप को 3.5 साल में। भाई डबल कर लेता है मतलब, देखो इक्वेशन तो ये बनेगी, एक बार इक्वेशन लिख लेता हूं, अगली बार डायरेक्टली सोल्व कर लेंगे। कि डबल कर लेता है, और ये P था, ये अपने आप को डबल कर लेता है, और प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, ये अपना कुछ कुछ इस तरीके से फॉर्मूला लगेगा। मैं अगली बार से पूरा नहीं लिखूंगा भाई। सॉरी। तो देखो ये P उधर जाके घट जाता है, मैं डायरेक्टली P लिख लेता हूं। तो P बराबर P इंटू 3.5 साल में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ है बटे 100। P से P कट जाता है, यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी, 100 बटे 3.5। काटो मत भाई, सॉल्व मत करो, आगे पक्का सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो करने की नीड नहीं है। अब अगली बार देखो, ये क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी टाइम इट वुड बी 7 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। भाई 7 गुना है, P इधर आके फिर वो घटता है, तो 6P बन जाएगा। प्रिंसिपल इंटू, अब रेट ये आ जाएगी 100 बटे 3.5, इंटू टाइम आएगा, टाइम मेरे को निकालना है, ठीक है, टाइम इसने पूछा है, और बटे कितना आएगा, 100 आएगा, 100 से 100 कट गया, P से P कट गया, 3.5 का 6 गुना करेंगे। भाई इसको ऐसे कराया करो कि 35 दूनी 70 होता है, 70 का 3 गुना कर लो, तो 210, एक पॉइंट हट जाएगा, यानी 21 मेरा टाइम आ जाएगा। 21 साल में ही अपने आप का 7 गुना हो जाएगा, इजिली अपना आंसर आ गया। आगे आ जाते हैं। सिंगल डिस्काउंट पूछा है इन तीनों का। भैया तो A प्लस बी और वो AB वाला फॉर्मूला लगा लो, कैसे भी कर लो भाई, फॉर्मूला लगा के कर लेते हैं, ज्यादा मतलब इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि डेटा बड़ा आसान है। तो देखो भाई 20 और 10 का तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 10 और माइनस में 200 बटे 100। अगली बार मैं इतना बड़ा नहीं लिखूंगा, ठीक है। ये चीजें आप काटने की कोशिश करो, मतलब जितना शॉर्ट कम लिखोगे ना, उतना जल्दी आपका आंसर आएगा, और उतनी कम मतलब स्पीड ज्यादा बनेगी आपकी, ठीक है। तो देखो ये क्या बन जाएगा, 30 माइनस 2 यानी 28। अब 28 का और 5 का मेरे को फिर से निकालना है, तो भाई क्या बनेगा, 33। अब माइनस, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, तो 28 इंटू 5, ये भी तरीका बताया भाई, इसका आधा करके 0 लगा दो, तो 140 बटे 100 होगा, तो 1.4 ही लिख दो। अब 33 में से 1.4 जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 31.6। 31.6 मेरा इसका सिंगल डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है भाई, इफेक्टिव डिस्काउंट आ जाएगा। 13 नंबर पे आते हैं। रेशियो ऑफ लेंथ और ब्रेड 4:3 दे रखा है। इस क्वेश्चन को करने के भी बथेरे तरीके हैं। 4:3 से या तो डायरेक्टली निकाल लो, या फिर इसको 400 और 300 मान के फिर उस पर 28 और 35 कर लो। बहुत सारे तरीके हैं, जो जल्दी हिट करे ना वो कर लेना चाहिए। सोचने लगोगे ना कि कौन सा करके जल्दी आंसर निकालूंगा, उतने में टाइम निकल जाएगा। जो हिट कर रहा है वो सोल्व कर लो। भाई मैं ऐसे कर लेता हूँ, देखो 2 तरीके बताता हूँ आपको, ठीक है। या तो आप ऐसे कर लो कि जैसे इसको 400 और 300 मान लो, लेंथ और ब्रेड्थ को। अब भाई 400 के ऊपर इसने बोला 28% बढ़ेगी, या तो 128 लिख लो। अब 128 से गुणा करना अगर मुश्किल लग रहा है ना, तो 28 बटे 100 कर लो, और आगे जोड़ देना उसको, बात एक ही है, ठीक है भाई। इसको मैंने सोल्व किया, 112 आ गया। अब 300 के ऊपर कितना बढ़ेगा, 35 ही लिख लेता हूं मैं, 135 नहीं लिख रहा, तो ये आ जाएगा 105। इनको जोड़ो भाई, तो ये आ गया 217। भाई 217 बढ़ेगा, अब घटाने की नीड नहीं पड़ी, अपन ने ये निकाला तो 217 बढ़ेगा। किस पे बढ़ेगा, 700 पे बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि पहले कितना था, 400 प्लस 300 700। अरे भाई एक बात बताता हूँ, ये सब अपन कैसे कर रहे हैं।
कि इसने पेरीमीटर की बात करी थी, पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। भाई 2 और 2 तो दोनों बार में कट जाएगा, तो सिर्फ इनका जोड़ ही लेना है। यहाँ भी मैंने जोड़ लिया, यहाँ भी मैंने जोड़ लिया। 217 बढ़ा 700 पे परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा। ये देखो 31% मेरा बढ़ जाएगा, आंसर आ गया। आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। कैसे, मैं बताता हूँ कि भाई मेरा 4 था लेंथ, उस पे 28% की बढ़ोतरी हो रही है, 3 ब्रेड्थ पे 35% की हो रही है, और ये 4 और 3 7 पे बढ़ रही है। ये निकाल लो भाई। इसको देखो काटोगे तो ये 16 आ जाएगा 7 से 28 को, ये 7 से 35 को काटेंगे ये 15 आ जाएगा, 16 प्लस 15 डायरेक्टली 31 बढ़ गया। ये भी कर सकते थे, जो बेटर लगे वो करो भाई, ठीक है। 14 नंबर पे आ जाओ। 10% की रिडक्शन करिए प्राइस में। भाई प्राइस में 10% की रिडक्शन, यानी कि 10 से 9 करिए प्राइस को। तो जो कंजप्शन है ना, उसको अपन को बराबर रखना होता है इनके इफेक्टिवनेस को। तो भाई ये उल्टे हो जाते हैं, यानी 9 से 10 हो जाता है। अब ऐसा करने से क्या हो रहा है कि एक आदमी 5 केजी चीनी ज्यादा खरीद पा रहा है। देखो पहले 9 खरीद पा रहा था, अब 10। अपने लिए रेशियो में 1 किलो ज्यादा खरीद पा रहा है, इसने 5 किलो ज्यादा दे रखी है। ठीक है भाई, उस पर बाद में आते हैं। या फिर ऐसे ही कर लो, एक ही बात है, 5 किलो ज्यादा चीनी खरीद पा रहा है, एक की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 5 आ गई। इसने क्या पूछा है, 800 रुपए के लिए रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी ऑफ शुगर। भाई रिड्यूस्ड प्राइस ये वाली है। अब कितना खरीद पा रहा है, 10 किलो। लेकिन 10 किलो तो रेशियो में है, वैल्यू तो निकालो उसकी। भाई एक की वैल्यू 5 है तो 10 की वैल्यू 50 हो जाएगी, यानी 50 किलो चीनी अब खरीद पा रहा है। कितने रुपए में, 800 में। 800 बटे 50 करेंगे, 16 रुपए प्रति किलो चीनी का भाव आ गया। अगर वो मेरे से ये पूछता कि बढ़ी हुई प्राइस वाला क्या है, तब मैं इधर की साइड सोल्व करता। घटी हुई के अंदर देखो प्राइस यहां घटी है, कंजप्शन यहां बढ़ा है, उल्टा है, चीजें समझनी पड़ेंगी इनको। ठीक है भाई, 15 नंबर पे आते हैं। इसमें क्या बोला है भाई, ये भी देखो फिर से टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। स्ट्राइक करना चाहिए आपको कि इसमें साइन सी प्लस साइन डी लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आसान है, कोई इतनी मुश्किल वाली चीज नहीं है। भाई मैंने लगाया। अच्छा, एक मेरा फर्ज बनता है कि मैं साइन सी और साइन डी के फॉर्मूले लिखूं यहाँ पे। ठीक है, तो वही लिख देंगे, साइन सी प्लस साइन डी। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2। और अब कोस आ जाता है, साइन बेचारा दोनों को मौका देता है, तो पहले साइन को दे दिया, अब कोस को, और कोस सी माइनस डी अपॉन 2 लेके आ जाएगा। ठीक है भाई, अगला फॉर्मूला आ जाएगा कोस सी प्लस कोस डी, लगा देंगे अपन इसमें। ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स कोस, दोनों बार कोस ही लाएगा, तो कोस के अंदर सी प्लस डी बाई 2 और कोस के अंदर सी माइनस डी बाई 2। भाई ये डी माइनस सी बाई 2 भी लिख सकते थे, लेकिन कोस जो है वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है, तो लिखने की नीड नहीं है वैसा। ठीक है भाई, सॉल्यूशन पे आते हैं। कायदे से तो आपको बस अब इसको पॉज करके सिंप्लीफाई करना चाहिए, अपन देख लेते हैं। ठीक है भाई, अज्यूम कर लेंगे कि आपने किया है सॉल्व। ठीक है, तो अब देखो भाई, साइन ए किन्हीं में भी लगा लो, साइन ए और साइन 5 में लगा लेते हैं अपन। ठीक है, इन दोनों में भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आना है। इसमें और उसमें लगा लेते हैं अपन। तो देखो क्या आएगा, 2 साइन सी प्लस डी, यानी 5 और 1 6 बटे 2, यानी 3 आ जाएगा। और फिर क्या आएगा, कोस के अंदर सी माइनस डी, तो 5 माइनस 1 यानी 4 बटे 2, यानी 2 आ जाएगा। अब भाई इन दोनों में लगा लेते हैं अपन, तो फिर क्या आएगा, 2 साइन, अब सी प्लस डी, यानी 4 2 6, 6 बटे 2, यानी 3 आ जाएगा। और कोस के अंदर क्या आएगा, 4 माइनस 2, यानी 2 बटे 2, मतलब ए ही आ जाएगा। ठीक है भाई, नीचे वाले में लिख लेते हैं। अब यहाँ क्या आएगा, अब कोस वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 2 कोस सी प्लस डी, फिर से मैं इन्हीं दोनों में लगा रहा हूँ, तो 6 बटे 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। और फिर कोस के अंदर 4 बटे 2, यानी 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, अभी तक सही चल रहा है एकदम से। फिर 2, अब फिर से इन दोनों में लगा देते हैं, तो 2 कोस, अब 6 बटे 2, यानी कितना आ जाएगा, 3 और कोस के अंदर फिर कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो इनमें से बहुत सारा कुछ कॉमन आ जाएगा। 2 साइन 3 है, 2 साइन 3 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भाई। 2 साइन 3 कॉमन आ गया, कोस 2a प्लस कोस ए बच गया, जो बच रहा है वो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है भाई, अगले वाले में देखो इसने क्या बोला है, यहां से 2 कोस 3a कॉमन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ले लेंगे। फिर कोस 2a और कोस ए बच गया। ठीक है भाई, अब क्लियर कट दिख रहा है, ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, साइन थीटा अपन कोस थीटा टेन थीटा होता है, तो टेन 3a मेरा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। बड़ा इजी था, फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, और इतना आपको करना ही नहीं है। आप एग्जाम में डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन को देख के डायरेक्टली ये लिखोगे और कॉमन निकालते ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, 16 नंबर पे आ जाते हैं। ठीक है भाई, आज का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट से हार्ड की तरफ ही मानेंगे, मतलब हार्ड ही था। ठीक है, टाइम टेकिंग भी है, क्वेश्चंस लेंदी भी हैं, कैलकुलेटिव भी है, सोचना भी पड़ रहा है, पर मजेदार है, मजा आता है ऐसा ही पेपर करने में। ठीक है भाई, इसमें देखो पावर 5 पे जाना है, तो पावर 3 और पावर 2 निकालनी पड़ेगी, इजिली पावर 5 आ जाएगी। पावर 2 निकालने के लिए तो क्या करते हैं,
इसका स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं तो 16 माइनस 2 यानी 14 आ जाएगा। ठीक है भाई, पावर 3 करने के लिए क्या करते हैं कि इसका क्यूब करते हैं और इसका 3 घटा देते हैं 3 गुणा करके, तो 64 माइनस 12 आ जाएगा कितना, 52। अब भाई इन दोनों को गुणा करेंगे तो पावर 5 आ जाएगी। कैसे आएगी देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और वैसे तो अपन को ये भी दिमाग में स्ट्राइक चीज रहती है कि भाई इसको जब गुणा करते हैं तो पावर 5 आती है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स घटाना भी पड़ता है, लेकिन एक बार मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। तो इधर कितना आएगा, 14 गुणा 52। अब देखो ये इसके साथ गुना होगा तो एक्स की पावर 5 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स एक्स्ट्रा आ जाएगा और 1 अपॉन एक्स की पावर 5 और ये 14 गुना 52 अगले स्टेप में सोल्व कर लेंगे। भाई ये चीज तो मेरे को चाहिए थी, ये तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या थी, 4, 4 उधर जाके घट जाएगा, तो 14 गुना 52 माइनस 4। मैंने पता है गुणा क्यों नहीं किया था, क्योंकि मेरे को पता है 4 दूनी 8 होगा और 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। 4 मेरे को एक ही ऑप्शन में दिख रहा था भैया जी, इसलिए मैंने उसको टिक कर दिया। पूरा सोल्व नहीं करना होता है, टाइम बचाने की कोशिश करनी है। आगे आ जाओ। इसमें क्या बोला है कि 2 मैन हैं, वो टावर के आइदर साइड में खड़े हैं, मतलब अलग अलग साइड में। टावर की हाइट 78 है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन देखता है टावर के, एक तरफ से तो 30 डिग्री है और एक तरफ से इसने बोला 60 डिग्री है, दोनों मैन के लिए अलग अलग है। डिस्टेंस बिटवीन टू मैन निकालनी है। भाई ए और बी मान के लफड़ा मत पालना, मैं सिर्फ लिख के समझा रहा हूं आपको। करना कैसे है क्वेश्चन को भाई इस ट्राइंगल में आप टेन थीटा लगाओगे, देखो इस वाले ट्राइंगल में लगा के दिखा देता हूं, इसमें डायरेक्टली लिख लेंगे अपन। तो देखो टेन 30 का कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 78 बटे ए आएगा। टेन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन रूट 3। यहां से ए की वैल्यू निकालेंगे तो 78 रूट 3 आ जाएगी। मेरे को एक बात बताओ, अब इस ट्राइंगल में आप डायरेक्टली टेन थीटा लगा के डायरेक्टली इसकी वैल्यू क्या नहीं लिख सकते क्या? अरे लिख सकते हैं भाई, 78 बटे रूट 3 आ जाएगा इसमें, क्योंकि 60 की वैल्यू क्या होती है, रूट 3, वो इसके नीचे आ जाती है। इतना क्लियर हो गया। इसने ये दोनों का जोड़ पूछा है, भाई 78 कॉमन ले लो, रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 जुड़ जाएंगे। इसको अपन सोल्व करेंगे, ये बनेगा 3, 3 प्लस 1 यानी 4 बटे रूट 3। अब आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा होगा, अरे भाई ऑप्शन मिल जाएगा, डरने की बात नहीं है, सही सोल्व किया है, रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दो। ठीक है, क्योंकि एक भी ऑप्शन में नीचे रूट 3 नहीं था, जिसमें था वो आंसर नहीं है। ये 3 बन गया, 3 से 78 को काटा, 3 दूनी 6, फिर 6 आ गया, 26, 26 को 4 से गुणा करेंगे तो 104 आ जाएगा, 104 रूट 3 मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बड़ा इजी था भाई। 18 नंबर पे आ जाते हैं। इसमें क्या बोला है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कुलर फेसेस ऑफ द फ्रस्टम। फ्रस्टम दे रखा है, फ्रस्टम इस तरीके से होता है भाई अपना, बड़ा ही गंदा बन गया ये तो, थोड़ा सा इसको सुधार लेते हैं। ये अपना फ्रस्टम है, ठीक है भाई। अरे यार ये गंदा ही बन रहा है, ठीक है इसको मान लेना भाई, फ्रस्टम है, बल्टी है अपनी। इसमें इसने बोला है कि हाइट जो है वो 21 है। वैसा डायग्राम बनाने की नीड नहीं होनी चाहिए, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। भाई इसने छोटी वाली 2 दे दी, बड़े वाली 3 दे दी रेडियस। इसने क्या पूछ लिया अपन से, इसने पूछ लिया वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कौन पूछ ली। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिख देता हूं भाई। कौन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें सिर्फ इतना होता है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर थोड़ा सा बदल जाता है और एच एज इट इज बाकी सेम है, बस आर में बदलाव होगा। क्या होगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर और प्लस में R1 R2, थोड़ा सा फॉर्मूला बदल गया अपना। ठीक है भाई, मैं इसके अंदर वैल्यूज रख दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या आएगा, 1/3 22/7 R1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 3 दूनी 6 और इनटू हाइट, हाइट मेरी 21 दे रखी है, 7 21 से 21 कट गया। 22 को किससे गुणा करना है, 9 और 6 15, 15 और 4 19 से गुणा करना है। पूरा गुणा करने की भी नीड नहीं है, 9 दूनी 18, यूनिट डिजिट देख लिया अपन ने, 18 सिर्फ एक ऑप्शन में मिला है, टिक करके आगे बढ़ जाओ। आ जाते हैं भाई 19 नंबर पे। 2 ट्रेन है, एक पोल को 2.5 सेकंड और 7.5 सेकंड में क्रॉस करते हैं, यूनिट को ध्यान रखते हुए चलेंगे। ये पूछ रहा है कि वो टाइम निकालो जितनी देर में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे अगर ये सेम डायरेक्शन में जाए, इनकी स्पीड्स का रेशियो दे रखा है। बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई। मेरे को एक बात बताओ, पहली ट्रेन की लेंथ अगर मैं L1 मान लूं, दूसरी ट्रेन की लेंथ अगर अपन L2 मान लें, तो इसने क्या बोला है, ये 7 और 9 की स्पीड से चल रही है, इसको 7x और 9x बोल दो। भाई लेंथ बराबर किसकी होती है, पोल की तो कोई दूरी नहीं है, तो जो ट्रेन की लेंथ है वही हो जाएगी। लेंथ बराबर क्या होता है, मतलब डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो 7x इंटू 2.5 आ जाएगा। अगली वाली के लिए 9x इंटू 7.5 आ जाएगा। इसको सोल्व कर लो भाई, 7 ये 25 इंटू 7 क्या होता है, 175, यानी 17.5x आ गया। और 75 इंटू 9 करेंगे, 9 पंजे 45, 9 संते 63 और 4 67.5x आ जाएगा। ये दोनों ट्रेनों की लेंथ आ गई मेरे पास में x के टर्म्स में। इसने ये क्या बोला है कि ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कब करेंगी, जब ये सेम डायरेक्शन में जाए।
भाई जब भी दो चीजें सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो उनकी स्पीड्स घटती हैं और दूरी इन दोनों की ट्रेन की जुड़ जाएगी भाई। क्योंकि अब जुड़ती भी क्यों है, इसका भी एक छोटा सा तरीका होता है कि भाई मान लो पहली ट्रेन यहाँ है, दूसरी ट्रेन का जब तक लास्ट वाला डब्बा इसको क्रॉस नहीं करेगा ना, जब तक वो क्रॉस नहीं मानी जाएगी। तो भाई ये टोटल लेंथ दोनों ट्रेनों की जुड़ जाती है। ठीक है भाई, दोनों को जोड़ दो तो ये कितना आ जाएगा, 5 और 5 10, ये 6 और 1 7 और 1 8, 85 आ गई भाई। इनका जोड़ तो 85 एक्स आ गया। अब ये एक्स लिखो चाहे मत लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों जब मैं ट्रेन की स्पीड्स का अंतर लिखूंगा, सेम डायरेक्शन में स्पीड घटती है, तो भाई 2x से वो x तो x कट ही जाना है, 85 का आधा करेंगे तो 42.5 आ जाएगा अपना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 42.5 सेकंड में क्रॉस कर जाएंगे एक दूसरे को। बड़ा इजी क्वेश्चन था, कुछ भी मुश्किल नहीं था। 20 नंबर पे आ जाते हैं, 5-6 क्वेश्चन बचे हैं, इजीली हो जाएंगे भाई। ये क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ 12 दे रखी है, इसमें 18 किलोलीटर पानी निकालना है, वाटर लेवल इतना कम हो जाता है तो विड्थ क्या होगी भाई, वॉल्यूम को बराबर करना है, पानी की वॉल्यूम को और क्यूबिड के वॉल्यूम को बराबर कर दो। ठीक है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ अपन को निकालनी है, तो उसे तो अपन W या कुछ भी बोल देते हैं। अब हाइट, हाइट में क्या आएगा भाई, 30 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, क्योंकि देखो ये मीटर में था, सारे आंसर भी मीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग कर दिया। अब देखो इधर देखना, 18 किलो लीटर है, पहले उसको लीटर में बदलो, तो ये लीटर में बदला गया। अब भाई बस इस क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है जो बहुत काम की है, कि किलो लीटर पानी था, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी होता है। ठीक है, अगर ये यूनिट आपको ध्यान में है तो आप इजीली कर लोगे भाई, ये जितना भी है इसको मेरे को अगर मीटर में बदलना है तो 1000 से भाग दे देंगे अपन। ठीक है भाई, इस इक्वेशन को ऐसे सोल्व करेंगे, इजीली अपने W की वैल्यू आ जाएगी जो अपन को निकालनी है। तीनों जीरो से तीनों जीरो को काट दो, जीरो से जीरो को काट दो, यहाँ से अपन को W निकालना है भाई, 3 से 18 कट जाएगा 6 बार, 6 से 12 कट जाएगा 2 बार, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, W की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर। यानी 5 मीटर पानी के अंदर जो भी होगा वो अपन को उससे कोई मतलब नहीं है, आंसर 5 टिक करके आगे बढ़ो। ठीक है भाई, इसने क्या बोला है, ए और बी वर्किंग टुगेदर एक काम को D दिन में कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा तरीका होता है जो सबको पता है, मेरे को पता है, लेकिन फिर भी अपन करेंगे। ए और बी एक काम को D दिन में करते हैं, ए उस काम को करने में 8 प्लस डी या फिर D+8 एक ही बात है, और बी उस काम को करने में D+18 दिन लेता है। भाई बच्चे पता है इसमें क्या करते हैं, 1/D+8 है, 1 ये करते हैं, नहीं करना है भाई, डायरेक्ट मेथड है। जब भी आपको ऐसा दिखे कि दोनों मिलके किसी काम को x दिन में कर रहे हैं और इंडिविजुअली x+कुछ दिन में काम कर रहे हैं, तो यहां से डायरेक्टली d के वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट में ये 8 गुणा 18, तो ये कितना होता है 144, इसका रूट 12 आ जाएगा। डी की वैल्यू 12 आ गई, यानी कि मेरे को सबके दिन पता लग गए। अब मैं कुछ भी कर सकता हूं इस क्वेश्चन में, दोनों मिला के 12 दिन में करेंगे, ये 12 और 8 20 दिन में करेगा, ये 12 और 18 30 दिन में करेगा। टोटल एफिशिएंसी मेरी कितनी आ गई, मतलब टोटल वर्क कितना आ गया 60, एफिशिएंसी निकालूंगा 5 आएगी, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा। अब जो भी पूछा है वो सोल्व कर लो। इसने बोला है कि ए 4 दिन काम करता है, भाई ए 4 दिन 3 की एफिशिएंसी से 12 काम कर देगा। टोटल काम मेरा 60 था, उसमें से 12 काम हो गया, तो काम मेरा 48 बच गया। अब ये बोल रहे हैं बचा हुआ काम बी कितने दिन में कर देगा, बी की एफिशिएंसी तो 2 है, तो 48/2 यानी बी 24 दिन में पूरा काम कर देगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आ जाओ भाई 22 नंबर पे, इसमें क्या बोला है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 99 है, ए बी मेरे को दे रखा है 11, क्यूब पे लेके जा रहा है। भाई बड़ा इजी है, देखो मेरे को पता है, इसमें मेरे को स्ट्राइक कर गया कि ए प्लस बी का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, हाँ या ना। यहां से ए प्लस बी निकल जाएगा अपना, पता है कैसे, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 99 है, प्लस 11 करेंगे 121 आएगा, यानी ए प्लस बी की वैल्यू 11 आ गई, रूट ले लिया मैंने। अब भाई ए प्लस बी की वैल्यू 11 है, अब मैं इजीली क्यूब निकाल सकता हूँ। देखो भाई कैसे निकालेंगे, ऐसा देखो, मैं इसका क्यूब कर रहा हूँ इधर वाले का, तो ये आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab इंटू में ए प्लस बी। ये फॉर्म लिखी अपन ने, इधर 11 का क्यूब क्या होता है 13 31, क्यूब याद होने चाहिए भाई। ठीक है, अब मेरे को तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है, कितना आ जाएगा 13 31 में से घटेगा ये पूरी वैल्यू, यानी 3 इंटू ए बी की वैल्यू 11 और ए प्लस बी की वैल्यू भी 11, अभी अभी अपन ने निकाली। कितना आ जाएगा भाई, 1331 में से क्या घटेगा 121 इंटू 3, यानी 363 घटेगा। 11 में से 3 जाता है तो क्या आता है 8। वही बात फिर से पूरा नहीं सोल्व करना, 8 एक ऑप्शन में दिखा, टिक करके आगे बढ़ो। मजा आ रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं लग रही। अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं, 23 नंबर पे, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो भाई डायरेक्टली अगर मान लो आपको एक भी बार अगर आपका ये क्वेश्चन किया हुआ है तो बिना पेन चलाए बिना आप डायरेक्टली 101 टिक कर सकते हो
कि इवन नेचुरल नंबर का जो एवरेज होता है वो n+1 होता है। 100 दे रखा है, एक जोड़ के आंसर कर दिया। अब तरीका समझिएगा, तरीका समझना जरूरी है भाई, ऐसा थोड़ी है टिक करके आगे बढ़ जाएंगे अपन। ठीक है, एवरेज पूछा है पहले 100 नेचुरल नंबर का। पहले 100 इवन नेचुरल नंबर होते कौन से हैं भाई? 2 होगा, 4 होगा, ऐसे कर करके 200 तक जाएगा। इनका एवरेज पूछ रहा है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है भाई? सम बटे संख्या। लेकिन एक बात बताता हूं, सम के अंदर जब भी अपन किन्हीं, मान लो ये एपी में है, इनका जोड़ करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या, और बटे n आता है भाई, ये n कट जाता है। तो इस n को कंसिडर मत करिएगा अगर आप पूरा भी सोल्व कर रहे हो तो। ये बस मैंने आपको लिख के ध्यान रखने के लिए लिखाई है ये चीज। आगे से मतलब आगे से आपको ये कभी नहीं लिखना है भाई। यहाँ क्या आ जाएगा? a+l यानी 2 + 200 और बटे 2। ये कितना बनेगा? 202 बटे 1 करेंगे तो 101 आंसर आ जाएगा। आंसर वही आना था, तरीका बस आपको मैंने समझा दिया है। 2 क्वेश्चन बचे हैं, 24 और 25। देख लो भाई, 24 नंबर में क्या बोला है? 80% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। अब बटे 100 लिखो चाहे मत लिखो, क्योंकि मेरे को पता है वो आगे कटेगा। कैसे? देखो, 70% ऑफ सेलिंग प्राइस के बराबर है भाई। यहां भी 100 आता, वो कट ही जाते, मैंने लिखे ही नहीं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो मिल गया मेरे को 7/8, यानी 7 रुपए में कोई चीज खरीद के 8 में बेच रहे हैं। ये प्रॉफिट या लॉस ही तो पूछ रहा है भाई। पहली बात तो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस वाले तो दोनों ऑप्शन कट गए। कितना हो रहा है? 1 का प्रॉफिट हो रहा है 7 पे। अब गुणा 100 वगैरह मत करो भाई, 1/7 रे जो फ्रैक्शन होती है वो किसकी होती है? 14 सही 2/7 की, यानी कि 14.28% की। आंसर आ गया भाई। 25 नंबर फाइनल क्वेश्चन पे चल लेते हैं। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है और बी पे राइट एंगल है। ये बोल रहा है रेडियस ऑफ इंस्क्राइब ट्राइंगल। ये तो भाई इसने ऐसे मान लो हथेली में रख दिया अपने आंसर। अंदर वाले आर की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? a+b-c/2। बड़ा आसान है। अगर मान लो कोई कोई बच्चे कभी कभार सोचते हैं कि ये आया कहां से, छोटा सा उसका प्रूफ होता है कि भाई जैसे ये पूरी लेंथ होती है, उसमें से ये देखो रेडियस है तो ये भी रेडियस होती है। ये रेडियस घटा दो, मान लो ये पूरी ए थी, ठीक है, टाइम बच रखा है अपने पास में तो देख लेते हैं क्या है। तो ये a-r हो जाती है, ये भी a-r हो जाती है। इसी तरीके से देखो r घटती है b में से, तो ये b-r, ये भी b-r। भाई एक पॉइंट से टेंजेंट डालते हैं तो वो बराबर दूरी पे होती है, तो b-r, ये भी a-r। अब देखो ये तो पूरा अपना क्या था? ये पूरी तो अपनी हाइपोटेनियस थी। तो हाइपोटेनियस किसके बराबर आ गई? a-r प्लस b-r, यानी हाइपोटेनियस किसके बराबर? a प्लस b-2r के। यहां से मेरे को तो r निकालनी है, तो देखो 2r बराबर क्या आ गया? a प्लस b-h, और 2 हटा के बटे ले आते हैं। यही फॉर्मूला लगाया अपन ने यहाँ पे। तो भाई आंसर क्या आ जाएगा? आंसर तो कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? 8+6, 8+6 और -10 और बटे 2, 14 - 10 4, 4/2 करेंगे, 2 अपना आंसर आ जाएगा। यानी जो ये सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस तरीके से भाई आज का अपना पूरा पेपर खत्म होता है। हर एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से अपन ने समझा। मेरे सॉल्यूशन देखने हो, ये एक्सपेक्ट करके आया करो कि टाइम भले ही लगेगा, चीजें सीखने को बहुत मिलेंगी और समझ में पक्का आएगा, इस चीज की गारंटी है। ठीक है भाई। बाकी अगर आपको जल्दी सॉल्यूशन देखना है, फिर से वही बात, पीडीएफ अपलोड करता हूँ, वो देख लीजिएगा। जो आप पेपर अटेम्प्ट करते हो उसके नीचे भी सॉल्यूशन होता है, वहां से भी देख सकते हो। उन चीजों को कोई मतलब नहीं है लेकिन, ठीक है। बाकी इसी तरीके से सारे पेपर सिंप्लीफाई करते रहेंगे। अगले सॉल्यूशन के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।